बेदर्दी से शादी भागशात देव ने अपनी कार में नयनतारा को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार को ड्राइव किया। उसने नयनतारा के घर का लोकेशन पता था, इसीलिए वो कार को वहां ले गया। वहां आकर नयनतारा ने बताया कि उसके दोस्त एक गली के अंदर वाले घरों में रहते। देव ने कहा कि वो भी वहां चलता है, मगर नयनतारा ने उसे मना कर दिया। तो देव मजबूरन कार के पास ही खड़ा रहा। रात काफी हो चुकी थी। नयनतारा उस सुनसान गली से होकर हॉन्टेड हाउस की ओर जाने लगी। देव को उस हॉन्टेड हाउस के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए नयनतारा के पीछे नहीं गया। वहीं नयनतारा जैसे जैसे अपने एक एक कदम रख रही थी, वैसे वैसे उसके कदमों की आहट से वहां उड़ रहे परिंदे शांत बैठ गए, जैसे कि वो जानते हो कि वहां कौन आने वाला है। अगर उन्होंने शोर किया तो शायद उन्हें कोई श्राप दे देगा। वहां इतनी शांति थी कि हवा भी ऐसा लग रहा था जैसे रुक गई हो। तभी नयनतारा उस हॉन्टेड हाउस के सामने आते ही दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ खुल गया और नयनतारा अंदर गई। उसने इधर उधर देखा, मगर उसे कोई नहीं दिखा। नयनतारा चलते हुए कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके पीछे से कोई आया और उसने उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे वहां से खींच लिया। ये देखकर नयनतारा ने अपना पैर उठाया और खुद को पकड़ते हुए आदमी को लात मारी, जिससे कि वो आदमी उससे दूर हो गया और दर्द से कराहने लगा। नयनतारा ने उसे कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो स्टूपिड? नहीं राजकुमारी, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैं तो बस आपको मिस कर रहा था, इसीलिए आपको गले लगा लिया। ये आवाज रूहान की थी। उसका शरीर पतला दुबला था, मगर कद में वो नयनतारा से कई गुना लंबा था। मगर इस वक्त वो नयनतारा के सामने सिर झुकाकर खड़ा था और उसने एक स्वेटर पहना हुआ था और पैंट काफी गंदी थी, जैसे कि वो 10-12 दिनों से नहाया ही ना हो। उसके बाल भी ऐसे थे जैसे कि उसके ऊपर किसी ने कचड़े की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसके इतने गंदे होने की वजह से नयनतारा को उसे स्मेल आ रही थी, इसलिए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। ये देख रूहान ने उसके कुछ दूरी बनाई और अपने हाथ पॉकेट में डालकर, राजकुमारी क्या आप माँ बनने वाली हैं? ये कहकर वो नयनतारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगा, मगर नयनतारा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर वो नयनतारा के पास आकर उसे सूंघते हुए बोला, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप में से एक इंसान की महक जो आ रही है। रूहान की बात सुनकर नयनतारा ने खुद को सूंघा और कहा, क्या मतलब? मैं खुद भी तो इंसान हूँ। नयनतारा की बात सुनकर रूहान उसके पास आया और उसने कहा, मुझे चेक करके फिर से बताने दो। ऐसा करके वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके इंटेंशन जानकर नयनतारा ने उससे धक्का दिया और कहा, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो और ये बताओ कि तुमने अपना काम किया कि नहीं। याद है ना तुम्हें क्या आदेश दिया गया है? हाँ मुझे याद है, और मैंने मिस गुनगुन को इतने सालों में काफी अच्छे से ध्यान रखा है और मैंने उसे ये घर भी दिलाया। रूहान ने कहा, हम ये घर दिख रहा है कि कितना अच्छा है। नयनतारा अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा। नयनतारा के व्यंग को समझकर रूहान ने टॉपिक चेंज करने के लिए पूछा, और अभी तक आपने क्या किया है? क्या आपने अपना मिशन पूरा किया? क्या आप उस शख्स की जिंदगी में खुशियां ला पाई? बताइए राजकुमारी। नयनतारा ने कहा, हाँ बिल्कुल, और कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और मुझे दूसरा मिशन भी मिल जाएगा। तुम्हारी तरह नहीं जो एक ही मिशन को पूरा करने में 3 साल लगा दिया, फिर भी गुनगुन को तुम खुशियां नहीं दे पाए। तुमसे अच्छा तो रामलाल है,
उसके ये कहते ही वहां एक मीठी मगर धीमी आवाज गूंजी, क्या किसी ने मुझे याद किया है? इतना कहकर एक और पतला सा आदमी खिड़की को तोड़कर उस हॉन्टेड हाउस के अंदर घुसा। उस खिड़की को तोड़ने की वजह से बाहर चांद की चांदनी उन तीनों पर पड़ने लगी। अंदर आए शख्स का नाम रामलाल था। वो उन तीनों से उम्र में काफी छोटा था और काफी इंट्रोवर्ट भी था, मगर फिर भी वो तीनों अच्छे दोस्त थे। दरअसल वो तीनों जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से रामलाल और रोहान को तो स्कूल ही छोड़ना पड़ गया था। मगर नैनतारा अपने दोस्तों की काफ़ी परवाह करती थी, इसीलिए रात में जाकर उन दोनों से मिलती और उन्हें स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाती और तीनों खूब सारी मस्ती भी करती। वहीं एक कार रोज उस सड़क से निकलती और उन तीनों को उस कार में बैठा शख्स नोटिस करता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर तभी नैनतारा के पिता को उसके रात रात भर बाहर रहने वाली बात पता चली और वो गुस्से से पागल होकर उसे जान से मारना चाहते थे। तभी नैनतारा की दादी के बीच में आने की वजह से वो बच गई, मगर काफी गहरे सदमे में भी चली गई थी। रामलाल और रूहान को जब ये पता चला तो वो नैनतारा के घर आकर उसके दादा के साथ रहने लगे। तभी उन तीनों से वो कार वाला शख्स मिला और उन तीनों को पैसे देकर कई सारे काम करवाए। उसने ही उन्हें एक ग्रुप में भी जोड़ा। उस ग्रुप के लोगों को ऐसे लोगों के पास भेजा जाता था जिनकी लाइफ काफी मिसरिसेबल होती थी और उसके बाद भी वो लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे और ना ही किसी से कुछ मांगते थे। जैसे कि देव और गुनगुन दोनों कुछ इसी तरह के लोग थे, जिसकी वजह से उस कार वाले शख्स ने नैनतारा और रूहान को उनकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए भेजा था। मगर नैनतारा को यह पहला मिशन था, वहीं रूहान को 3 साल पहले यह मिशन मिला था गुनगुन की जिंदगी में खुशियां लाने का, मगर वो इसे पूरा नहीं कर पाया था। वहीं रामलाल भी इन्हीं ग्रुप का एक लड़का था जिसका नाम पहले शिवांग था। उन लोगों को अपना मिशन पूरा करने के बाद एक नई पहचान दी जाती थी, इसीलिए शिवांग अब रामलाल बन चुका था। वहीं नैनतारा के साथ कुछ अलग था। उसका पहला मिशन शुरू होने से पहले ही उसे राजकुमारी नाम दिया जा चुका था। यही था इन तीनों का अतीत और इन तीनों के लिए अपना बॉस भगवान से कम नहीं था, जिसको उन तीनों में से किसी ने अभी आज तक देखा भी नहीं था। वहीं काफी देर से शांत खड़ा रूहान रामलाल को देखते ही जोर जोर से हंसने लगा। रामलाल ने शर्माते हुए नैनतारा की ओर देखा और उसके पीछे छुप गया। रूहान को हंसता देख नैनतारा ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या इन तीनों का बॉस एक अच्छा इंसान है या वो इन तीनों मासूमों की मासूमियत का फायदा उठा रहा है? और अगर वो लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो क्यों नैनतारा की जिंदगी में इतने दर्द हैं? और क्या होगा जब नैनतारा को अपना मिशन पूरा करने के बाद देव को छोड़ना होगा? नैनतारा ने जब रूहान को हंसते हुए देखा तो उससे पूछा, तुम ऐसा हंस क्यों रहे थे रूहान? राजकुमारी, मैं तो ये सोचकर हंस रहा था मेरे बुद्धू दोस्त को रामलाल जैसे नाम किसने दिया? क्या तुम बताओ, क्या तुम्हें यह नाम काफी मजाकिया नहीं लगता? नैनतारा ने कहा, तुम इसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? तुम जानते हो ना, हमारे ग्रुप में सभी को सिखाया गया है कि हम किसी को मजाक नहीं उड़ा सकते और ना ही किसी का फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलती है। ये सुन रामलाल ने अपना नाजुक हाथ नैनतारा के कंधे पर रखे और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुन नैनतारा ने उसकी बात रूहान के सामने रखते हुए कहा,
रोहन, मुझे लगता है कि हमें रामलाल को जल्दी ही खोने वाले हैं। ये सुनकर रोहन ने हंसना बंद कर दिया और वो उसने पीछे से जाकर रामलाल को गले लगा लिया और इमोशनल होते हुए कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, मगर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता था। अब हमें फिर से छोड़कर मत जाओ। रोहन की बात सुनकर नयनतारा ने उदास होकर कहा, रोहन, हम तीनों में से रामलाल ने सबसे पहला अपना मिशन पूरा किया और अपने मालिक को खुश कर दिया, इसीलिए अब इसे दूसरा मिशन पर भेजा जा रहा है। मगर इतना कहकर वो रुक गई। मगर क्या क्या हमारे मास्टर इतने निर्दयी हैं? तुम जानती हो ना कि रामलाल को कैसा मिशन दिया गया था। इसे किसी शनकी बूढ़े आदमी की सेवा करनी थी और उस बूढ़े आदमी ने इसे अपना नौकर बनाकर इतने सालों तक रखा, जब तक कि वो मर नहीं गया। अब देखो इसे, ये बेचारा अब बोलना तक भूल गया है। मैं अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। नयनतारा ने कहा, रोहन, इस बार समस्या मास्टर नहीं है, तुम नहीं जानते, मगर रामलाल को उस बूढ़े आदमी को छोड़ना नहीं चाहता था। उससे लगाव हो गया है, इसीलिए वो बेहद दुखी है। ये सुनकर रोहन ने रामलाल को छोड़ा और कहा, तुम जानते हो ना इसकी सजा कितनी खतरनाक है। हम अपने मालिक की इच्छा पूरी कर सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं, लेकिन कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। रामलाल ने ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उन दोनों की ओर पीठ करके खड़ा होकर बोला, मेरी भावनाओं का अब क्या ही अर्थ है। मालिक तो चले गए ना मेरे, और तुम दोनों जानते हो ना, मेरा कभी कोई परिवार नहीं रहा था। किसी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, मगर मेरा वो मालिक भले ही मुझे डांटता था, मगर फिर भी वो मेरी परवाह करता था। मगर तुम ये नहीं जानोगे। उसके ये कहते ही नयनतारा और रोहन एक दूसरे को खामोशी के साथ देखने लगे। तभी किसी ने उस हॉन्टेड हाउस के दरवाजे पर नॉक किया। नयनतारा ये देखकर डर गई। उसे लगा कि शायद देव उसे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आ गया हो, इसीलिए उसने रोहन से दरवाजा खोलने का इशारा किया। रोहन डरते हुए दरवाजा खोलने गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक करीब 6 फुट का लंबा आदमी खड़ा था, जिसने घुटनों तक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था और उसके सिर पर एक हैट भी थी। उसका आधा चेहरा तो उसकी गर्दन में मौजूद स्कार्फ से ढका हुआ था। रोहन को काफी देर तक उस आदमी को देखने पर ही समझ नहीं आया कि वो कौन था, इसीलिए उसने पूछा, कौन है आप मिस्टर? उस आदमी ने कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इस आवाज को पहचान कर रोहन ने अपना सिर झुकाया और सामने से हट गया। वो आदमी अंदर आया। नयनतारा और रामलाल भी अंदर आए उस शख्स को देखकर पहचान की कोशिश करने लगे। तभी उस आदमी ने कहा, लड़की, तुम्हें अपना मिशन पूरा होने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तुम देव बजाज की जिंदगी से जा सकती हो। वो अब खुद अपनी खुशियां ढूंढ सकता है। ये सुनकर नयनतारा खुश हो गई। उसने कहा, क्या मुझे भी दूसरा मिशन मिलेगा? उस आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में अब तुम्हारा कोई नहीं बचा है, इसीलिए अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम अपनी जिंदगी अब खुद से जी सकती हो। अब तुम्हें दोबारा इस ग्रुप से जुड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ये दोस्त भी मिशन पूरा करते ही आजाद हो जाएंगे। और गुड बाय छोटी लड़की। इतना कहकर वो आदमी मुड़ा और वहां से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर रामलाल और रोहन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, हमें खुशी है कि तुम अब अपनी जिंदगी जी पाओगी दोस्त, मगर
हमें कभी भूल मत जाना। नयनतारा ने कहा, मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी अब तुम दोनों को भी इस जिंदगी से आजाद करने वाले, फिर हम तीनों अपने लिए जिएंगे। रामलाल ने कहा, हाँ मास्टर बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक कोट वाला आदमी दूसरे रास्ते से उस गली से बाहर निकल गया, जहां उसके लिए एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। उस कार के पास आते ही कार से दो आदमी निकले। उन्होंने एक कामचोर लड़के को पकड़े हुआ था। उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, मास्टर मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया है, लेकिन मुझे इस तरह क्यों पकड़ा गया है? क्या मैंने अपने मिशन को पूरा करने में कोई गलती की है? उसकी बात सुनकर उनके मास्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, नहीं, तुमने अपना मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया, मगर तुम इस बात से अनजान हो कि मिशन को पूरा करने के बाद तुम्हारे मास्टर तुम्हें क्या इनाम देते। ये सुन उस लड़के ने डरते हुए कहा, कैसा इनाम मास्टर? उस ब्लैक कोट वाले आदमी ने कहा, तुम लोगों की जिंदगी मेरी गुलाम है, इसीलिए तुम्हारा मिशन पूरा होते ही तुम्हें जाना होता है। इतना कहकर अपने दोनों आदमियों को इशारा किया। उन आदमियों में से उस लड़के की गर्दन पकड़ी। मास्टर फिर उस लड़के के पास चल कर आया और उसने अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर उस लड़के के गर्दन में इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में उस आदमी की सांसें थम गई। उनके मास्टर ने कहा, एक और गुलाम मुक्त हुआ, इसकी आत्मा को शांति मिले। वहीं दूसरी ओर उस हॉन्टेड हाउस में रूहान ने शांत खड़ी नयनतारा से कहा, राजकुमारी के मन में क्या चल रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? नयनतारा ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस तुम अब ये सोचो कि तुम्हारा मिशन कैसे पूरा किया जाए। जानते हो ना कि अगर तुमने अपना मिशन पूरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? रूहान ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? वो विश्वास अपनी बेटी को अपनाना नहीं चाहता और इसीलिए गुनगुन वापस उसकी जिंदगी में जाना नहीं चाहती। रूहान की बात सुनकर नयनतारा ने कहा, तो इस बार मुझे ही कोशिश करनी होगी। इतना कहकर वो एक कमरे की ओर जाने लगी। राजकुमारी तुम क्या करने जा रही हो? रूहान ने पूछा, मगर नयनतारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुनगुन के कमरे के दरवाजा को खोला और अंदर जाकर सोती हुई शॉल को बिस्तर से उठा लिया। सोते वक्त गुनगुन ने शॉल का हाथ पकड़ा हुआ था। नयनतारा ने उसके हाथ को हटाकर बिस्तर पर रखा और शॉल को गोद में लेकर कहीं जाने लगी। रूहान ने ये देख उस दबी आवाज में पूछा, तुम इसे कहाँ लेकर जा रही हो? नयनतारा ने कहा, तुम्हारे पास आज का वक्त है, गुनगुन से प्यार का इजहार कर सकते हो तो करो, वरना आज के बाद वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। इतना कहकर नयनतारा उस घर से बाहर निकली। उसके साथ ही रामलाल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहीं देव अपनी कार के पास खड़ा काफी देर तक नयनतारा के लौटने का इंतजार करता रहा। आखिर में वो उसके न लौटने पर परेशान हो गया था। उसने बार बार घड़ी में देखा तो आधा घंटा से ऊपर बीत चुका था। उसने सोचा कि उसे ही वहां जाकर देखना होगा, इसीलिए वह उस गली में गया। उसने देखा कि वहां काफी घर तो बने हैं, लेकिन उन घरों को देखकर लग नहीं रहा था कि कोई वहां रहता भी था। ये देखकर वो हैरान हुआ। आखिर में वो चलते हुए हॉन्टेड हाउस के बाहर आ गया। उसने उसे तो छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा था कि जब इससे भी अच्छा स्थिति वाले घरों में कोई नहीं था तो इससे उम्मीद नहीं थी कि इस डरावने घर में भी कोई रहता होगा। इसीलिए वो वापस ही लौट आया और उसने एक डिवाइस को देखा जो कि नयनतारा के लॉकेट से कनेक्ट था। उसे इस नयनतारा की धड़कन बढ़ती हुई नजर नहीं आई तो वहां से साइन विला की ओर कार लेकर निकल गया। अगली सुबह देव नयनतारा को लेकर ही काफी परेशान था। उसे रात को लगा था कि नयनतारा घर आ गई होगी, मगर वो घर पर भी नहीं थी। आखिर में उसने हार कर
चीफ मनीष को भी कॉल कर दिया। मनीष ने नैनतारा पर शक जताया और अपने आदमियों को ढूंढने के लिए भेजा। वहीं देव इस सब से परेशान होकर विश्वास के घर पहुंच चुका था। आखिर अब उसकी भी हालत विश्वास जैसी ही हो गई थी, क्योंकि दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी बीवियां आखिर थी कहाँ। देव ने विश्वास के घर में पहुंचकर देखा वो लिविंग हॉल में बैठकर वाइन पी रहा है। वहीं विश्वास अपनी ओर बढ़ रहे देव को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? देव ने कहा, मेरी पत्नी रात से मिल नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पाया। क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में मदद करूंगा? विश्वास ने हंसते हुए कहा और फिर एक और गिलास में वाइन भर के एक बार में ही पी गया। देव ने उसे देखकर कहा, सही कहा, तुम अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाए इतने सालों से, तो मेरी मदद क्या करोगे? चलो तो अब मैं तुम्हारे जख्मों को और नहीं कुरेदूंगा और खुद ही अपनी पत्नी को ढूंढ लूंगा। इतना कहकर देव उठा और वहां से जाने लगा। तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आहट आई। देव ने मुड़कर देखा तो वहां नैनतारा अपनी आंखों को मसलते हुए स्टेयरकेस से नीचे आ रही थी कि ये देखकर देव की आंखें खुशियों से चमकने लगी। मगर जब उसने देखा कि नैनतारा वो कपड़े नहीं पहने हैं जो उसने रात उसे पहनाए थे, तो उसे न जाने क्या हुआ और उसने विश्वास की कॉलर पकड़ी, जिसकी वजह से विश्वास जो गिलास में वाइन पी रहा था, उस गिलास की वाइन उसकी शर्ट पर गिरी गई और उसने हैरान होकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो देव? तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं इतना भी नशे में नहीं हूँ कि अपने साथ ये अन्याय होने दूं। दूर हटो मुझसे। अरे कोई मुझे बचाओ। तभी देव ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और उसे सोफे पर ही लिटाकर काफी देर तक पीटता रहा। विश्वास उसे अभी सब की वजह पूछने लायक तक नहीं बचा। वहीं नैनतारा ये सब देखकर काफी क्लैम थी। वो बस सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी। जब वो नीचे फर्श पर पैर रखने वाली थी, तभी देव उसकी ओर दौड़ा और उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, तुम ठीक हो? क्या उस छोड़े गए आदमी ने तुम्हें यहाँ कैद किया है? बताओ, मैं इसकी एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा, बस तुम इसका नाम लो। तभी नैनतारा ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे अच्छी नींद आई, मगर फिर न जाने क्यों अभी भी सोने का मन कर रहा है। इतना कहकर उसने अपनी बाहें देव की गर्दन में डाली और अपनी आंखें बंद कर ली। देव ने उसकी पीठ को सहलाया और उसके बालों को सहलाने लगा। इस वक्त उसकी धड़कनें काफी बढ़ी हुई थी। ये देख नैनतारा ने उससे दूर हुई, मगर तभी देव ने उसके नाजुक हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। देव काफी देर तक नैनतारा को किस करता रहा। उसकी किस में परवाह, प्यार और जलन भरी थी। उसने उसे चूमते हुए सांस तक लेने नहीं दिया था। इसीलिए जब नैनतारा को उसने छोड़ा तो उसकी सांस बेहद तेजी से बढ़ रही थी। उसकी बढ़ती हुई धड़कनों के कारण अचानक देव की पॉकेट में रखा डिवाइस वाइब्रेट करने लगा। ये देख देव ने कहा, ये काम करता है। तभी नैनतारा ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और कहा, कौन हो तुम मिस्टर तारा? मैं देव हूँ, तुम्हारा पति। देव ने कहा और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके सुर्ख होठों को अपने अंगूठे से पोंछा। तभी नैनतारा ने उसे गुस्से से देखा और कहा, मैं सिर्फ 19 साल की हूँ और जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने दादाजी के साथ रहती थी। तो अब तुम बताओ, कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे? उसकी ये बात सुनकर देव के चेहरे पर परेशानी की लकीर दिखने लगी। उसे नैनतारा के चेहरे को पकड़ते हुए कहा,
ओह, तो तुम फाइनली सदमे से बाहर आ गई। मगर तुम्हें अभी ये मानना होगा तारा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे दादाजी तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। यह सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल नैन तारा नाटक कर रही थी। उसे लगा कि वो सब कुछ भूलने का नाटक करके देव के चुंगल से आजाद हो पाएगी। मगर अब जब देव ने उसे दादाजी की बात की तो अचानक उसे उनकी याद आ गई और ये भी कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेली है, बस देव ही अब उसका सब कुछ है जो उसका ख्याल रखता है। मगर अब वो उसके साथ भी नहीं रह सकती थी, वरना मास्टर उसे इसकी बहुत दर्दनाक सजा देंगे। इसीलिए उसने देव से फिर छूटने की कोशिश की। मगर इस बार देव ने उसे गले पर लुढ़के हुए आंसुओं को चूम लिया, जिससे तारा का शरीर भी पिघलने लगा। वहीं विश्वास उन्हें देखकर खड़ा हुआ और उसने एक दो बार अपनी आंखों को मसला ताकि वो जो सामने देख रहा है वो इल्यूशन गायब हो जाए। मगर उसके सामने जो हो रहा था वो सच था। इसीलिए उसने हैरानी से कहा, ये सब क्या चल रहा है देव? व्हाट्स रॉन्ग विथ हर? ये लड़की मेरे घर में कैसे है? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ विश्वास। मगर अभी मुझे अपनी पत्नी को घर ले जाना होगा, बाद में मैं तुम्हें देखता हूँ। इतना कहकर देव ने उसे एक लुक दिया और उस घर से जाने लगा। विश्वास अपने सिर को झटका। अब तक देव की मार से वो होश में आ चुका था, इसीलिए स्टेयरकेस से होकर ऊपर अपने बेडरूम में गया और जाकर वो देखना चाहता था आखिर नैन तारा उस रूम में कैसे आई थी, जिस रूम में वो खुद भी बहुत कम जाता था। वो उसका और गुनगुन का कमरा था, जिसमें वो गुनगुन के जाने के बाद बहुत कम ही जाया करता था। जाकर उसने उस रूम का दरवाजा खोला। उसे अचानक अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि गुनगुन यहीं थी आसपास। अंदर जाकर वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि कोई तो उसके बेड पर सोया हुआ है। वो दबे कदमों से बिस्तर के पास गया और उसने ब्लैंकेट को हटाया। उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जिसके सुनहरे बाल थे, सुंदर चेहरा, गोल मटोल आंखें। वो लड़की उसकी परछाई लग रही थी। मगर तभी उसे याद आया कि वो लड़की वही थी जो अपनी माँ के साथ उसकी कार के सामने आ गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।